वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और अपन थर्मोडायनामिक्स का बेसिक्स कर रहे हैं और उसका अब आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो कि थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका आगे भी यूज़ होगा और जिनकी नॉलेज होना हमारे बेसिक को और मजबूत करेगी। क्योंकि ये जो बेसिक नॉलेज है ये हमारे जो न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करने में बहुत मदद करती है। इसलिए बेसिक होना बहुत ज़रूरी है नॉलेज। क्योंकि नीचे वाली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा ही। जब आपको टॉप पर जाना है तो नीचे से कदम फर्स्ट सीढ़ी पर रखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट आप ऊपर वाली सीढ़ी के जो स्टेप है उस पर नहीं रख सकते। यानी कि बेसिक जो बैकग्राउंड होता है, जो ग्राउंड लेवल पर जो नॉलेज होती है वो ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए या फिर किसी भी फील्ड की बात की जाए तो हमें बेसिक जानकारी, बेसिक टर्म्स और बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसी को ध्यान में रखते हुए अपन बेसिक कर रहे हैं, ताकि जब बेसिक मजबूत होगा तो अपन जो भी क्वेश्चन सीरीज़ वाला पार्ट करेंगे आगे, मतलब जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अपना, उसके बाद अपन जो क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे तब मज़ा आएगा करते हुए क्वेश्चन। क्योंकि अपना बेसिक मजबूत है और क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, कैसे अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। और किस प्रकार से सोल्व को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने बेसिक के हिसाब से किस अप्रोच पे पहुंचना है, कैसे क्वेश्चन को मतलब इजी वे में सोल्व करना है, तो वो सब सारी चीज़ें बेसिक पे डिपेंड करेंगी। जितना अपना बेसिक मजबूत होगा उतना ही हमारे लिए सरलता बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के अपन उसी जोश और जज्बे के साथ शुरू करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक टर्म वाला पार्ट। आज बात करेंगे अपन कुछ निकायों के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले देखेंगे बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सके बंद निकाय कहलाता है। जैसे मतलब एक ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता है तो वो क्या कहलाता है? बंद निकाय। जैसे अपन थर्मस रखते हैं जिसमें चाय रखते हैं तो चाय लंबे समय तक अपनी गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि उससे ऊष्मा का आदान प्रदान रहता नहीं रहता है। जब अपन उसमें चाय डालकर बंद कर देते हैं तो जो जिस टेम्परेचर में रहती है वो उसी टेम्परेचर में को मेंटेन रखती है। तो वो क्या किस प्रकार का निकाय हो गया? बंद निकाय। और बंद पात्र में हमेशा क्या होता है? आयतन नियत रहता है। आयतन मतलब वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा बंद पात्र में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी एक ध्यान में रखना पॉइंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि बंद निकाय की क्लोज सिस्टम की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सके परिवेश के साथ। मतलब जो वातावरण है, बाह्य वातावरण का उस जो निकाय है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जो अंदर उसके जो पदार्थ है, मटेरियल है, जो जिस टेम्परेचर में है वो उसी में, जिस ऊष्मा स्तर में है वो उसी में रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब बात करेंगे खुला, ओपन सिस्टम। वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके खुला निकाय कहलाता है। कोई भी हो, जैसे अपन बर्तन में पानी गर्म किया और उसको रख दिया कुछ देर के लिए, ऊपर से ढक्कन खुला है, ढक्कन ना भी खुला हो, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे प्रकार के पात्र होते हैं जो कि ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जब खुला रखेंगे तो कुछ देर बाद वो क्या है, जो वातावरण के टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा, वो उसी के लेवल में आ जाएगी उसका ऊष्मा का स्तर। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऊष्मा का उसने क्या कर लिया, वातावरण के साथ आदान प्रदान कर लिया अपनी ऊष्मा का, उसके लेवल पे पहुंच गया। जब साम्य अवस्था की स्थिति आ जाती है तब फिर वो वहीं ठहर जाता है। ऐसा नहीं है कि जो अपनी हीट है वो कंप्लीट देता रहेगा और ठंडा होकर जम जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि जब साम्य अवस्था की स्थिति आई, यानी कि जब दोनों का, वातावरण का और जो पात्र में रखा है जल, उसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तब ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो वो साम्य अवस्था की स्थिति तक क्या रहेगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा। तो ये है खुले निकाय, ओपन सिस्टम की विशेषता। क्योंकि ये ऊष्मा के साथ आदान प्रदान करता है और खुले पात्र में आयतन व दाब दोनों नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जो भी ओपन, जो खुला पात्र है उसमें मान लो ये पात्र है, इसमें पानी डाल दिया, जार है किसका, ग्लास का, कांच का, इसमें पानी डाला तो इसमें जो आयतन है पानी का और जो ऊपर से दाब लग रहा है, वायु दाब है, जो भी है प्रेशर, वो दोनों क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी है।
चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा माइंड में भी नहीं लेना है कि ये चीज़ कैसे कैसे, गहराई में जाओगे तो उतना ही कंफ्यूज होते जाओगे। सिर्फ नॉर्मली सोचना है, जो अपने आसपास की एग्जांपल है उसी को आधार बनाकर सोचना है बस। विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या होते हैं? वह निकाय जो प्रवेश के साथ न तो उष्मा और न ही पदार्थ का स्थानांतरण कर सके, विलगित निकाय कहलाता है। यानी कि जिसका प्रवेश के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, वो ना तो उससे पदार्थों का स्थानांतरण करता है और ना ही उष्मा का, ऐसा निकाय क्या कहलाता है? विलगित निकाय कहलाता है दोस्त। अगली टर्म है परिवेश, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों? जो अपने चारों ओर का जो वातावरण है वो इन्वायरमेंट है। किसी वस्तु के चारों ओर का वह वातावरण जिससे वह उष्मा और पदार्थ का स्थानांतरण कर सके, परिवेश कहलाता है। परिवेश और विलगित निकाय एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, क्रॉस है, उल्टे। यानी कि विलगित में तो क्या है, न तो उष्मा और न पदार्थ का स्थानांतरण हो सकता है, जबकि परिवेश जो वातावरण है अपने आसपास का, उससे क्या है, किसी वस्तु के चारों ओर का वह वातावरण जिससे उष्मा और पदार्थ का स्थानांतरण कर सके, परिवेश कहलाता है। बस बहुत सिंपल सी टर्म है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, अपन को ज़्यादा हार्ड सोचना भी नहीं है। जब जितना आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो कुछ भी हार्ड नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगती है। जब आपको किसी चीज़ को करते हुए इंटरेस्ट आता है ना, तब हार्ड नहीं लगती। अब अपना लक्ष्य है कि अपन को डिफेंस में जाना है, या अन्य किसी भी डिफेंस से रिलेटेड जॉब, या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो अपना एक लक्ष्य होगा, तो उसमें आप इंटरेस्ट लोगे। जो भी पढ़ रहे हो इंटरेस्ट लेते हो पढ़ोगे, क्योंकि आपको अपना टारगेट दिख रहा है, अपना लक्ष्य दिख रहा है। तो तभी मैं बोलता हूँ दोस्तों, हर रोज़ 5 मिनट सोते वक्त एनालिसिस करो कि जो अपना ड्रीम्स, अपना गोल है, वो अपन कहाँ तक पहुँचे, और आज मैंने उसके लिए क्या किया। खुद के लिए समय निकालो, दूसरों के लिए, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरे क्या आलोचना कर रहे हैं, दूसरे आपके बारे में क्या नेगेटिव थॉट रखते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहो। अगली टर्म क्या है? उष्मा गति के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होते हैं? किसी निकाय का अध्ययन करने के लिए दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी की आवश्यकता होती है, इन्हें उष्मा गति के निर्देशांक कहते हैं। जैसे XYZ त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति होती है, उसी प्रकार उष्मा गति की भी एक ज्यामिति होती है, निर्देशांक होते हैं, जो क्या क्या होते हैं? दाब होता है, प्रेशर, आयतन वॉल्यूम, टेम्परेचर ताप, और एंट्रोपी एस। बस। और इन सब चीज़ों, एंट्रोपी के बारे में अपने पीछे पढ़ा भी है पिछली वीडियो में, किसी ने नहीं समझा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लास्ट वीडियो इसी पे बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, नोट करने वाली बात है, DU अवस्था फलन होता है, जबकि DQ जो उष्मा है और कार्य है वो क्या होता है? पथ फलन होते हैं। जबकि DU क्या है? अवस्था फलन। अवस्था फलन, क्योंकि DU किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो DU बढ़ेगी, यानी कि DU किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ताप के साथ। इसलिए ये क्या है? एक प्रकार से अवस्था फलन है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन किसके कारण होता है? ताप के कारण ही तो होगा, और ये ताप पे डिपेंड करती है, इसलिए अवस्था फलन। जबकि DQ और DW पथ फलन है। ये डायरेक्ट आता है इससे क्वेश्चन की, निम्न में से पथ फलन कौन सा है या फिर अवस्था फलन कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ये क्या होती है? किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाए बिना यदि कोई वस्तु कार्य करती है, यानी कोई वस्तु, उस पर अपन कोई बाह्य बल नहीं लगाते और वो फिर भी कार्य करती है, तो वह कार्य करने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करती है, जो अपने अंदर जो एनर्जी होती है उसी का उपयोग करती है। जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, उस पर कोई बाह्य बल थोड़ी कार्य करना है, उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा है, यानी कि अंदर उसके हीलियम और हाइड्रोजन के जो कण है, वो उनके आपस में क्या हो रही है? अभिक्रिया हो रही है, संलयन है। तो संलयन अभिक्रिया हो रही है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या है? मतलब आंतरिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, कोई बाह्य बल नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वही आंतरिक ऊर्जा होती है। यानी कि किसी वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा और अंतर आणविक बलों से संबंधित होती है। यानी कि जो वस्तु की आंतरिक ऊर्जा होती है वो अणुओं की गतिज ऊर्जा
और अंतर आणविक बलों से संबंधित होती है, क्योंकि टेम्परेचर है, जब जैसे टेम्परेचर देंगे तभी क्या अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और अंतराणविक बल भी कमजोर होगा। यानी कि आंतरिक ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है और ताप बढ़ने पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखनी है कि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है और ताप बढ़ने पर आंतरिक ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। बस इतना सा। अब ऊष्मागति में किया गया कार्य डी डब्लू, ये क्या होता है? यदि किसी ऊष्मागति निकाय का दाब नियत रहे, प्रेशर पी, क्या ये ऊष्मागति का निर्देशांक ही तो है? अगर ये नियत रहे तो अवस्था परिवर्तन हेतु किया गया कार्य डब्लू क्या होगा? पी डी वी। डीवी क्या है? आयतन, आयतन में परिवर्तन। और पी क्या है? दाब, दाब क्या है? यहाँ पे नियत हो गया, दाब नियत हो गया तो कार्य डब्लू बराबर पी डीवी हो गया। डीवी आयतन में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, यदि निकाय का आयतन और दाब दोनों समय के साथ परिवर्तित हो तो, यानी कि आयतन भी वी भी परिवर्तित हो रहा है और दाब प्रेशर भी परिवर्तित हो रहे हैं समय के साथ, टाइम के साथ, तब क्या होगा कि अगर करें डब्लू बराबर क्या होगा? लिमिट कहाँ से कहाँ होगी? V1 से V2 तक लिमिट हो जाएगी। यानी कि आयतन पहले V1 था, फिर V2, और P दाब, दाब का किसके रिस्पेक्ट में समाकलन करना है? आयतन के रिस्पेक्ट में। P dV समाकलन V1 से V2 लिमिट हो गई, ये अपना कार्य हो जाएगा। यानी कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला ये क्या है? फार्मूला है, इंपॉर्टेंट याद रख लेना। डब्लू V1 से V2 P dV, या फिर डब्लू बराबर P dV। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अपन एक दो बार रीडिंग करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ऊष्मागति, ऊष्मागति की निकाय में दाब P तथा आयतन V के मध्य वक्र का क्षेत्रफल, यानी कि दाब P और आयतन V, इसके मध्य जो भी क्या आएगा? ग्राफ आएगा, और जो ग्राफ में जो मध्य क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा किए गए कार्य, क्योंकि P V क्या है? वर्ग है। W बराबर P dV, यही तो वर्ग है। तो ये क्या है? इनका गुणा हो तो हुआ है। अब ये क्या है? यहाँ से अगर मैंने ये लिया है वर्टिकल, क्या लिया है? प्रेशर लिया है, और ओरिजेंटल क्या लिया है? आयतन V। जब ये आयतन हो गया और ये V हो गया तो इनका आपस में गुणा क्या आ गया? PV गुणा किसके बराबर हो गया? W। यानी कि एक आयताकार का क्षेत्र क्या लंबाई चौड़ाई, उसी प्रकार से इसका गुणा करने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? ऊष्मागति निकाय में किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल चीज़ें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कार्य का ऊष्मा में रूपांतरण। जो भी कार्य है, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा के समानुपाती होता है। यानी कि किसी निकाय पर जो किया गया कार्य किसी निकाय के द्वारा, वो कार्य ऊष्मा के समानुपाती होता है डायरेक्ट। W समानुपाती H, हीट, हीट के समानुपाती होगा, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो J आएगा। W बराबर JH, और J क्या है? यहाँ पे ऊष्मा का यांत्रिक तुलनांक या जूल नियतांक। J बराबर क्या आएगा? W/H, जिसका मात्रक क्या होगा? जूल अपॉन कैलोरी, जूल प्रति कैलोरी। और J का मान क्या होता है? J बराबर 4.18 जूल प्रति कैलोरी, या फिर J बराबर, और यहाँ पे J का मान अगर kg में करना है तो 4.18 इंटू 10⁻³ से गुणा करने पर क्या आएगा? जूल प्रति किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किलो कैलोरी 4.18 इंटू 10⁻³ से गुणा करने से क्या हो जाएगा? 1 kg आ जाएगा। तो वो kg कहाँ चला है? नीचे kg जूल प्रति kg इंटू कैलोरी। ठीक है दोस्तों, जूल प्रति कैलोरी, ये मान याद रखना। जूल बराबर 4.18 जूल प्रति कैलोरी। बाकी डायरेक्ट भी ये जूल बराबर क्या हो सकता है? 4.2 भी लिखते हैं जूल प्रति कैलोरी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आज की ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि अपने आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे थियोटिकल क्वेश्चन हो, जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। क्योंकि जो बेसिक होता है वो डायरेक्टली कभी नहीं आता है,
इनडायरेक्टली इसके बहुत यूज होते हैं। अपनी जो एग्ज़ाम में है सोचने की क्षमता को आसान बना देते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, इजीली अपन उस राइट आंसर तक पहुंचना, इन सब में बहुत रोल प्ले करता है ये बेसिक। ठीक है दोस्तों, तो अपने हौसले को ज़िंदा रखिए। हर मुश्किल से लड़ना है अपन को, और माइंड को पॉजिटिव रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कितनी भी नेगेटिविटी फैल जाए, आपके बारे में लोग कितना भी गलत बोले, आप अगर सही हो, अपने नज़रिए में सही हो, आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, बस उस लक्ष्य पर आप फोकस रखो। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, दुनिया आपके बारे में क्या कर रही, इस चीज़ से कोसों दूर चले जाओ, तभी आप सक्सेस की राह पर रहोगे। क्योंकि उनसे अगर आप पास हो चाहे फेल हो, उनका कोई मतलब नहीं है, उनका तो काम ही है आलोचना करना जो लोग, क्योंकि वो खुद तो अपना कोई उनका निर्धारित नहीं है लक्ष्य, क्योंकि उनके पास फ्री टाइम है तो वो कुछ तो करेंगे। तो इन बेकार जो आलोचक हैं समाज में, वो चाहिए अपने आस पड़ोस जो भी है उनसे दूर रहो। अगर बोले भी तो इनको कोई रिप्लाई नहीं दो, अपने काम से रिप्लाई देना। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे तो इनको ऑटोमेटिकली जुबान बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अपने हौसले को और मजबूत करना है, हर दिन मजबूत करना है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।